हेलो एवरीवन। आज आपका टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस के बारे में यहाँ पर आज जानोगे। लगभग आपकी जो कंज्यूमर थ्योरी है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। तो कंज्यूमर सरप्लस के बारे में सबसे पहले 1844 में ड्यूपिट ने बताया। उसके बाद 1895 में यानी कि 1895 में मार्शल ने बताया। मार्शल की बुक का नाम है जिसमें कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बताएगा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है। अब देखिए, जो मार्शल जब कंज्यूमर सरप्लस निकालता है या जो कार्डिनल यूटिलिटी आपने पढ़ी थी वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट मान लिया गया था और जो वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो भी क्या थी, स्थिर थी। ठीक है ना, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है। ये आगे जाके जब इंडिफरेंस करो आपने किया तो ये उसकी क्रिटिसिज्म भी बनी कार्डिनल यूटिलिटी की। तो चलिए देखिए, मार्शल का मैंने कंज्यूमर सरप्लस आपको करवा दिया था। आज मैं आपको दोनों को कंपैरिजन करवाऊंगी, मार्शल और हिक्स का। ठीक है, मार्शल का जो कंज्यूमर सरप्लस है वो निकाला जाएगा डिमांड कराओ से, और जो हिक्स का जो कंज्यूमर सरप्लस है वो निकाला जाएगा इंडिफरेंस कराओ से। कंज्यूमर सरप्लस और भी इसमें बहुत सारे डिफरेंस रहेंगे। हम ये भी देखेंगे कि क्या मार्शल का जो उपभोक्ता की बचत है क्या उसको भी इंडिफरेंस कराओ से या उदासीनता वक्र से निकाल सकते हैं, तो यस निकाल सकते हैं। तो पहले हम मार्शल के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद मार्शल को ही फिर इंडिफरेंस करो के साथ पढ़ेंगे और मैं आपको बताती चलूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे नहीं आएंगे। पहले तो ये दोनों नाम याद रखिए कि पहले वो पूछता है कि किसने उपभोक्ता की बचत के बारे में सबसे पहले किसने बताया, ड्यूपिट ने बताया। ठीक है ना, उसके बाद मार्शल ने इसको साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाया। 1895 1844 याद रखोगे। फिर यहाँ पर देखोगे कि मार्जिनल जो मार्शल का है वहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस अगर निकालते हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो सीमांत उपयोगिता है पैसे की, जो इनकम की, वो कांस्टेंट रहती है और वस्तु कीमतें कांस्टेंट रहती है। अब देखिए, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि विलिंग टू पे, जो हम पे करना चाहते हैं, और फिर क्या है एक्चुअल पे, जो वास्तव में हम पे करते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। या फिर कंज्यूमर सरप्लस का दूसरा फॉर्मूला क्या है कि समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, माइनस पी इंटू में क्यू। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो कि मार्जिनल जो समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, आप पढ़ते हो ना कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। और भी तरीके मैं आपको साथ के साथ में बताती रहूँगी। पहले एक टेबल बना लेते हैं और टेबल को फिर एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे इसको डायग्राम में बनाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। तो इसकी टेबल एक बार देख लेते हैं। टेबल क्या है, फर्स्ट लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट कॉलम आपका रहेगा नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, 6 तक ले लेते, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 से 6 तक। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, जो मार्जिनल वैल्यूएशन बोलो या मार्जिनल यूटिलिटी जो इन को कंज्यूम करने से मिलेगी। पहले हम लेते हैं कि इस यूनिट को अगर हम कंज्यूम करते तो मिलती है 20, दूसरी को करते हैं तो 18, फिर 16। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनसे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाती है, घटती जाती है। ध्यान रखोगे, यहाँ पर जो प्राइस है कमोडिटी के वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर हम ले लेते कितने हैं कि 12। ठीक है, सब पर ही 12 रहेंगे। ठीक है, 12 रहेंगे। उसके बाद हम ले लेते कंज्यूमर सरप्लस या जो भी मतलब मार्जिनल बेनिफिट होगा, नेट मार्जिनल बेनिफिट बोलो या फिर कंज्यूमर सरप्लस बोलो, नेट मार्जिनल बेनिफिट। ठीक है, ये यहाँ पर ले लिया, या फिर इसको बोल सकते हो कंज्यूमर सरप्लस। अब देखिए, हम देख रहे हैं सबसे पहले मार्शल का और डिमांड करो के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा किस चीज़ के थ्रू देख रहे हैं, डिमांड करो के थ्रू देख रहे हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कंज्यूमर सरप्लस। और चलिए, अब यहाँ पर आप देखिए, जब आप इस एक यूनिट के लिए कितना पे करना चाहते हो, बी, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में कीमत कितनी है, 12 रुपये। ये ध्यान रखिएगा कि जब आप मार्केट में जाओगे ना इस वस्तु को खरीदने के लिए, ये लेट की हुई चीज़ें होती हैं। जब आप मार्केट में इस वस्तु को खरीदने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर आपको ये कन्फर्म है
कि आप जितना पे करोगे ना, आपको कन्फर्म नहीं है, यहाँ पर थ्योरी में बताया गया है कि जितना आप पे करना चाहते हो ना उससे कम ही कीमत वहाँ पर आपको मिलेगी, यानी कि उससे सस्ता ही मिलने वाला है आपको। तो आप इस 1 यूनिट के लिए पे करना चाहते हो 20 रुपये के बराबर, लेकिन आप वास्तव में कितना पे कर रहे हो 12 रुपये। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, यानी कि एक्चुअल में कितना पे कर रहे हो आप 12 और पे करना कितना चाहते हो 20, तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पर देखिए आप दूसरी यूनिट जो परचेज करते हो उसके लिए कितने करें 18, और कितना करना चाहते हो 18 और कर कितने रहे हो 12, तो 6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 के बाद 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 0, और यहाँ पर आपका -2। ठीक है, आप देख रहे हो कि जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जा रही है, ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स जो है ना वो बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस वस्तु की घटती जा रही है। ठीक है ना, ये उसकी पेमेंट है। तो ये वो यूनिट है जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है ना, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, प्राइस के बराबर है, कि जितनी आपको संतुष्टि मिल रही है उतना ही आप उसके लिए पे करने के लिए तैयार हों। इस पॉइंट पर जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसको अगर हम टेबल में ले लेते हैं तो टेबल, एक तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये वाली चीज़ की प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी क्या है, इससे कंज्यूमर सरप्लस में मार्शल के में क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको यहाँ पर देख बना लेते हैं कि एक्स कमोडिटी है, यहाँ पर प्राइस लिए गए। ठीक है ना, प्राइस लिए गए हैं, हम कितना पे करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर 12 जो फिक्स है प्राइस कितने हैं 12 है, ये 12 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर कितना है 12 रुपये प्राइस ले लेते हैं जो कि फिक्स है। अब देखिए स्टार्टिंग में हम इसके लिए कितना पे करना चाहते हैं, इसके लिए 20। ठीक है ना, 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए कितना पे करना चाहते हैं 20, और जो सेकेंड यूनिट है उसके लिए कितना करना चाहते हैं 18, फिर कितना करना चाहते हैं 16, और फिर कितना करना चाहते हैं 14, और फिर कितना करना चाहते हैं 12। अगर हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, इन सभी पॉइंट्स को, ठीक है, तो ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कराओ या जो भी आपका जो डिमांड करा हो वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका। इसके बाद देखो आप इतना देना चाहते थे, ठीक है, लेकिन आपने एक्चुअल में इतना दिया, ये जो सारा एरिया है ना ये कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा, ये कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। अब देखो मार्शल का कर रहे हो तो मार्शल में आपसे वो क्या पूछता है, आप यहाँ पर कुछ भी ले लेते, यहाँ पर है ये प्राइस, ठीक है, यहाँ पर एम ले लेते हैं। देखिए एक्चुअल में आप इसके लिए कितना पे करते हो, एक्चुअल में जो आप इसके लिए कितना देना चाहते हो इतना, लेकिन वास्तव में कितना देते हो इतना। ठीक है, अब दूसरा अगर मैं इसका साफ सुथरा एक डायग्राम बनाती हूँ, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा बिना टेबल के। देखिए एक्स कमोडिटी है, यहाँ पर है प्राइस, ये आपकी कीमत दी हुई है, आपका डिमांड कराओ या फिर जो भी मार्जिनल यूटिलिटी कराओ भी आप इसको ले सकते हो। यहाँ पर ये प्राइस है, आप देना कितना चाहते हो इतना, लेकिन वास्तव में देते हो कितना हो इतना, तो ये आपका क्या कहलाएगा कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है ना, ये कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, इतनी क्वांटिटी के लिए ओ क्यू क्वांटिटी के लिए आप पे करना चाहते हो इतना, बट पे करते हो इतना, तो ये वाला जो एरिया ना कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। एक तो आपने देख लिया कि कंज्यूमर सरप्लस हम इस तरीके से निकालते हैं कि जितना हम देना चाहते हैं, ठीक है ना, जितना भी हम देना, विलिंग टू पे और एक्चुअल पे। ठीक है ना, विलिंग टू पे और माइनस में एक्चुअल पे, इन दोनों का या जितना हम देना चाहते हैं वास्तव में जितना हम देते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा आपका कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। दूसरा इसका फॉर्मूला आपने देख लिया कि आप इस तरीके से निकाल सकते हो कंज्यूमर सरप्लस को कि ये टोटल यूटिलिटी है माइनस मार्जिनल यूटिलिटी या पी इंटू में क्यों, इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद आपने एक और फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, या फिर आप इस तरीके से निकालो कि जो कंज्यूमर सरप्लस है समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इनटू में पी इंटू क्यू, क्योंकि समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है ना वो टोटल यूटिलिटी होता है। ठीक है ना, ये इसलिए। देखिए इसके बाद एक और इसका फॉर्मूला वो क्या है कि अबव द प्राइस लाइन बिलो द डिमांड करो। ठीक है ना, अबव द प्राइस लाइन, अबव द प्राइस लाइन
कीमत जो लाइन है उससे ऊपर का हिस्सा और मांग कराव से नीचे का हिस्सा, अबव द प्राइस लाइन और बिलो द डिमांड कराव, ठीक है। मांग कराव से नीचे का हिस्सा ये क्या कहलाएगा? आपका कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। इसका अगर मैथमेटिकल हम करते हैं तो मैथमेटिकल होता है ऐसे होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये जीरो से क्वांटिटी, यहाँ पर होता है डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन, ठीक है। डिमांड फंक्शन में से हमें माइनस करना होता है पी इंटू में क्यों। अब देखिए जब डिमांड फंक्शन इसकी जगह रखोगे आपको एक इक्वेशन दी होगी, वो इक्वेशन हो सकता है कि क्वांटिटी साइड, क्वांटिटी भी लिखा हो, एक्स लिखा हो, कुछ भी, तो इस साइड लिखो। आपने उसको पहले प्राइस में कन्वर्ट करना, उस इक्वेशन को प्राइस में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या बनेगा? आपका डिमांड फंक्शन बनेगा। फिर माइनस कर दोगे पी इंटू में क्यों, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, ये फॉर्मूला आपका मैथमेटिकल, आपका अगर मैथमेटिकल सोल्व करना आता तो ये फॉर्मूला यूज करके उसको निकाल दोगे। अब देखिए उसको या तो आपको प्राइस दिया होगा या क्वांटिटी, एक चीज़ दी होगी आपको, तब इनमें से एक आप निकाल लोगे, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से रख के निकाल लोगे और उसमें पुट कर दोगे। तो ये इतने सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। उसके बाद देखिए अब हम बात करते, ये तो हो गया सिंपल किसका? मार्शल का, डिमांड कर्व के थ्रू। अब हम देखते हैं कि क्या मार्शल का जो है, हिक्स ने कहा कि हम इसको जो मार्शल का जो कंज्यूमर सरप्लस है उसको हम इंडिफरेंस कर्व से भी निकाल सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व से। तो इंडिफरेंस कर्व से किस तरीके से निकालेंगे उसी की हम बात करेंगे। देखिए अब यहाँ से भी बताऊंगी कंज्यूमर सरप्लस किस तरीके से निकालोगे कि ओ एक्स पर हमने क्या ली है? क्वांटिटी। यहाँ पर ये क्वांटिटी है, देखिए वहाँ पर प्राइस लिए थे, लेकिन जब हम इंडिफरेंस कर्व का यूज करेंगे ना, आईसी का इंडिफरेंस कर्व का, तो यहाँ पर हम लेंगे इनकम या फिर मनी, आप बोलोगे मनी, ठीक है। और ये आपकी एक बजट लाइन है, ये आपकी बजट लाइन है, कोई भी आप लिख सकते हो कि पी क्यों, कोई बजट लाइन है। और ये यहाँ पर ये आपका इंडिफरेंस कर्व है जो इसको टच करता है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व, ठीक। बट लेकिन इंडिफरेंस कर्व ये है, फिर भी यहाँ पर हम एक चीज़ लेकर चलेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्शल का ही निकाल रहे हैं इंडिफरेंस कर्व से, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम एक और यहाँ से लेते हैं एक और इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, एक और इंडिफरेंस कर्व यहाँ से लेते हैं। अब आपने दिखाना क्या है, इसको किस तरीके से दिखाओगे? इसको इस तरीके से दिखाओगे, यहाँ पर एक बार नीचे ले आओगे, पहले मान लेते कि वो क्या क्वांटिटी है, ये जो है ना इसका स्लोप, इसका स्लोप इस लाइन पर इस स्लोप के बराबर होना चाहिए। देखिए ये जो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है ना, सॉरी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप या जो स्लोप है जो यहाँ पर इसका, वो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए, स्लोप में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ये जो स्लोप है, ये स्लोप जो है ये थोड़ा सा मेरे को सही सा लग नहीं रहा। अब इस कर्व का आप बनाओगे, ठीक है। ये आईसी, किसी को भी आईसी नोट IC1 लिख सकते हो, तो ये आपका IC नोट हो जाएगा, ये IC1 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, E पॉइंट है और ये कोई C पॉइंट है, इसके ऊपर ये स्लोप एक तरह का इसलिए माना गया क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? कांस्टेंट है। देखिए एक्स कमोडिटी है, यहाँ पर क्वांटिटी मान लेते कि एक्स है, यहाँ पर क्या है? मनी है। अब जैसे वहाँ पर स्लोप निकाला था ना आपने इंडिफरेंस कर्व का, स्लोप कैसे निकाला था कि स्लोप को क्या बोलते थे? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई। यहाँ पर वाई की जगह क्या लिख दोगे? एम। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ना यहाँ पर इक्वल टू, यानी कि कांस्टेंट है इसलिए एक के बराबर ले ली गई है, ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ये एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। किसके ऊपर? पहले IC1 के ऊपर निकाल लो, तो इसकी जगह तो क्या रख दोगे? 1 एक्स डिवाइड बाय 1। अब I नोट पर निकाल लो, I नोट पर IC नोट जो है वहाँ पर भी सेम रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि स्लोप दोनों का एक जैसा है, इस पर भी ये स्लोप है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी,
ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय 1, तो क्या आया, ये भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x आ गया और ये भी मार्जिनल यूटिलिटी। तो दोनों पर जो है ना इस तरीके से निकल कर आ जाएगा कि दोनों के ऊपर जो स्लोप है ई और सी पॉइंट पर दोनों पर सेम है। यहाँ पर जो हमने अगर इसको ड्राइव किया तो वो कुछ इस तरीके से निकल कर आ गया, ठीक है ना। तो ये कंज्यूमर सरप्लस है। अब देखिए पूछता किस तरीके से, यहाँ से क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछता है। यहाँ पर मनी दी होती है, पहली बात ये है, और यहाँ पर कोई भी कमोडिटी दी होती है। अब देखिए ये वाला और ये वाले पॉइंट को आप मिला दोगे। यहाँ पर मान लेते कि ए पॉइंट है, यहाँ पर भी। अब देख वहाँ डिफरेंस करना आपने कि ये प्राइस था, ये डिमांड करा हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोई डी या मतलब डी ही ले लेते, डी1। आप कितना पे करना चाहते थे, ओ डी के बराबर ये सारा एरिया, लेकिन आपने कितना पे किया ये, तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस था, ठीक है ना। यहाँ पर प्राइस थे और यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पर मनी। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ये है कि जो कंज्यूमर है ना वो पे करना चाहता है, ऊपर से देखोगे इसको यहाँ से, वो पे करना चाहता है इतना, ये क्या पी क्यू लाइन है ना, वो पी क्यू तो पे करना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में पे करता है इतना। कितना पे करना चाहता है, इतना, और एक्चुअल में कितना पे करता है, इतना, ठीक है ना। इसमें से अगर पी बी माइनस पी ए करते हो आप, पी बी माइनस पी ए, तो ये बच जाएगा ना आपके पास। तो जब इन डिफरेंस करो उससे निकाला जाएगा, तो ये कंज्यूमर, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये ध्यान रखिए, ये कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया कि कब, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है। वैसे भी अगर सिंपल पूछता ना तो आप इसको इसी तरीके से निकालोगे, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वाली जो अजम्पशन है इसको अगर हम रिलैक्स करते हैं, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की जो अजम्पशन है अगर हम इसको रिलैक्स कर देते हैं, तो इसके बाद यदि हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना पड़े तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर आगे हम देखेंगे प्योर जो है हिक्स का, और हिक्स का ज़्यादा होगा या मार्शल का ज़्यादा होगा, वो भी हम एक नेक्स्ट डायग्राम में देख लेंगे। देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो जाएगी, चेंज। उस टाइम पर आपने दिखाना, ठीक है। अब देखिए ओ एक्स पर आपने क्या लिया है, क्वांटिटी को, ओ वाई पर आपने मनी को लिया है, ठीक है। वही उसी प्रकार से ये आपकी एक बजट लाइन है। यहाँ पर ये आपको जो इंडिफरेंस करा है ये यहाँ पर टच करता है, ठीक है। ये यहाँ मिलाना कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है ना। ये यहाँ पर इसको टच करता है। ये कोई भी पॉइंट हम ले लेते कि मान लेते कि ई पॉइंट है। उसके बाद देखिए एक और इंडिफरेंस कराओ यहाँ से लेते हैं। अब यहाँ से हम एक इंडिफरेंस कराओ निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके से, ठीक। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। सेकंड वाला हो जाएगा ये इंडिफरेंस का, ठीक। ये IC1 है और इसको हम नाम दे देते हैं IC0, कुछ भी दे सकते हो आप, आपकी मर्जी है। अब आपको इस तरीके से दिखाना है कि जो ई पॉइंट है ना, ई पॉइंट यहाँ पर ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, मान लेते कि OM है। जो ये है ना यहाँ पर इसका स्लोप कम होना चाहिए और इसका स्लोप ज़्यादा, तो यहाँ पर ये बी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। क्यों, ए पॉइंट पर जो स्लोप है वो क्या है, ज़्यादा है, किसके बजाय, बी पॉइंट के बजाय। बी का स्लोप कम है और ए का स्लोप ज़्यादा है। ये प्रॉपर दिखाया जा रहा है हिक्स का, क्योंकि हिक्स ने अभी क्या किया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को क्या किया, चेंज किया। लेकिन देखिए यहाँ पर क्वांटिटी जो है ना, क्वांटिटी तो इस पॉइंट पर भी इस पर भी क्या है, सेम है। अगर क्वांटिटी की आप बात करते हो ना, क्वांटिटी की, क्वांटिटी चाहे ई पॉइंट हो चाहे बी पॉइंट हो, दोनों पर OM ही ली जा रही है, ठीक है ना, इतनी क्वांटिटी। इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ
जो कमोडिटी है या क्वांटिटी है लिख लेती हूँ यहाँ पर कमोडिटी या एक्स कमोडिटी लिख लेती हूँ, ठीक है। तो वो क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं है। अब उसके बाद आप देखिए, अगर यहाँ से हम कंज्यूमर सरप्लस निकालें, ये पॉइंट दे देते, मान लेते कि ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई एच पॉइंट है। अब मुझे आप ये बताइए कि जो ओ ए है स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पर कोई भी नाम दे दो, पी, जो भी आप दोगे। देखिए आप कितना पे करना चाहते हो, इसके लिए जो कंज्यूमर है ना वो पे करना चाहता है कितना, पी एच के बराबर। पे कितना करना, पी ए, तो ये क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा, जो मैंने पहले बताया। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल बात क्या है, एक्चुअल में बात ये है कि अगर यहाँ पर आप एक चीज़ देखते हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को देखते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंज है तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी होगी ना, जब आपके पास क्या होगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी मनी की, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर क्वांटिटी कम होगी तो यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो उनसे जो यूटिलिटी आपको मिलती है वो गिर जाएगी, जब आपके पास कम होंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आप देखिए, अगर हम देखते हैं इस पॉइंट पर तो कितना पे कर देता ई पॉइंट पर, इतनी ही क्वांटिटी के लिए इतना, उसके पास लेफ्ट कितना बचता, ओ ए के बराबर, ठीक है। किस पॉइंट पर देख रहे हैं, ई पर, ई पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि उसके पास जो इनकम लेफ्ट बचती है ना वो बचती है ओ ए। अगर हम इतना पे कर देते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर जो है ना, बी पॉइंट पर इनकम कंज्यूमर के पास कितनी बचती है, जो लेफ्ट रहती है वो रहती है ओ एच। कितनी रहती है, ओ एच। तो आप मुझे ये बताओ कि ओ ए ज़्यादा है या ओ एच, तो आप बता पाओगे कि ओ ए ग्रेटर देन ओ एच, ठीक है ना। ओ ए क्या है, ज़्यादा है, किससे, ओ एच से। तो जो ज़्यादा है यहाँ पर, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ई पॉइंट पर क्या होगी, कम होगी, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किसके ऊपर, जो एच पॉइंट या बी पॉइंट है उसके ऊपर ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब पैसा ज़्यादा है तो कम संतुष्टि मिलती है और कम है तो ज़्यादा मिलती है, ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है या नहीं। दूसरा, इसको हम कंपैरिजन कर लेते हैं स्लोप के, दोनों के स्लोप को भी। स्लोप को कंपैरिजन करने के लिए देखिए, जो IC1 है ई पॉइंट पर, उसका स्लोप क्या है, ई पॉइंट पर जो IC1 है उसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है, किसके, बी पॉइंट के कंपैरिजन में, ठीक है ना। इसका स्लोप क्या है, कम है। कहाँ पर, जो IC नोट है, यही चीज़ है ना कि बी पॉइंट पर जो IC नोट है इसका स्लोप क्या है, कम है, और किसका ज़्यादा है, IC1 का ज़्यादा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि जो ये कमोडिटी है वो तो सेम ही है दोनों की, तो ये तो कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ चेंज क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ए पॉइंट पर क्या होगी, ये अगर निकालोगे तो ये स्लोप जो है ना यहाँ पर ज़्यादा आएगा, और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, यहाँ पर ए की बजाय मैं क्या लिखूँगी, एच लिख दूँगी, इसका स्लोप क्या होगा, कम होगा। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ए पॉइंट पर क्या थी, ज़्यादा पैसा था, यूटिलिटी कम मिलती थी। जब नीचे वाला कम होता है ना तो ऑल ओवर डिक्रीज हो जाता है। देखिए दोबारा देखिए, अगर मैंने बोला कि नीचे वाला, उल्टा बोल दिया मैंने शायद, अगर नीचे वाला कम होता है, ठीक है ना, ये डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता तो ये इंक्रीज होता, अगर ये इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होता, तो ये ज़्यादा है ना, तो इधर वाला स्लोप क्या होगा, ये क्या है, यहाँ पर देखो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आपने क्या देखा था, यहाँ पर क्या है, कम है, और इस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, ज़्यादा है। और जब इसका स्लोप निकालोगे तो स्लोप किसका ज़्यादा आएगा, ए वाले का ज़्यादा आएगा। देखो ये पर ज़्यादा स्लोप है, ढलान ज़्यादा, और बी पर स्लोप क्या है, कम है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये है कंज्यूमर सरप्लस, इसको अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद इसके 4 माप है, ठीक है ना, इसके 4 मेजरमेंट है, उनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे तो आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी अगर आपकी बुक में हो तो एक बार उनमें नज़र मार लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से 4 ऐसे मेजर हैं जिससे जो हिक्स ने कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बताए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।